अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ ME इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आज जो है वो मैथमेटिक्स का जो मॉडल पेपर है उसे सॉल्व करेंगे और ये हमारी पार्ट 2 वीडियो है। तो पार्ट 1 वीडियो जो मैंने बनाई थी उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक करवा दिया था। तो आज जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 से करेंगे। ठीक है, अगर आपको जो है वो पार्ट 1 वीडियो चाहिए हो तो आप लिखिएगा सॉल्व्ड मैथमेटिक्स न्यू मॉडल पेपर और ME इंग्लिश सेंटर, तो आपको पार्ट 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो पार्ट 2 वीडियो में आज हमने जो है वो ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ काम करना है। ठीक है, हम जो है वो थ्योरम्स को भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को भी आज ही करेंगे। तो चलें आज क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। उसमें क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि द अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, प्रूफ इट। तो आपने ये बात प्रूव करनी है कि अपोजिट साइड जो है वो पैरेललोग्राम की वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो थ्योरम्स के ज़रिए से ही हम प्रूव करेंगे। तो चलें आ जाए इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट ये जो है वो इस क्वेश्चन का हमारे पास सवाल आंसर है। ठीक है, जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ना क्वेश्चन 9, ये इसका आंसर है कि इन अ पैरेललोग्राम। ये एज इट इज़ सेम तो क्वेश्चन नहीं लिखा है, लेकिन इसका आंसर एज इट इज़ सेम है। ठीक है, अगर आप देखें तो इसमें भी कहा जा रहा है कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर कॉन्ग्रुएंट, कि एक पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो आपने यही चीज़ जो है वो प्रूव करके बतानी है क्वेश्चन नंबर 9 में कि पैरेललोग्राम में यानी अपोजिट साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट होती है पैरेललोग्राम में। अब अपोजिट साइड से क्या मुराद है कि देखें यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ए डी। अब ए और डी जो है वो बराबर होनी चाहिए बी और सी के। ठीक है, ना सिर्फ ये बराबर होंगी वैल्यू में, बल्कि एक दूसरे के जो है वो पैरेलल भी होंगी। पैरेलल यानी एक दूसरे के सामने, आमने सामने। ठीक है, और एक ही जो है वो लाइन में। अच्छा, यहाँ पर जो है वो ए और बी और डी और सी ये भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट यानी सेम शेप सेम साइज़ की होंगी और पैरेलल होंगी यानी आमने सामने बन रही होंगी। अच्छा देखें यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, हमें गिवन क्या दिया हुआ है? एक पैरेललोग्राम गिवन दिया हुआ है। अब पैरेललोग्राम गिवन दे दिया तो बहुत सारी कंडीशन हमें ऑलरेडी ही पता चल गई हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास देखें कंसीडर अ पैरेललोग्राम ABCD, यानी हमने जो है वो नाम दे दिए वर्टेक्स को। ठीक है, ABCD वर्टेक्स को हमने नाम दे दिए ताकि हमारे लिए आसान हो जाए, तो इसलिए वर्टेक्स को नाम दे दिए जाते हैं। अच्छा, अब उसके बाद हमने क्या करना है? प्रूफ क्या करना है कि अपोजिट साइड आपस में क्या है? पैरेलल हैं, यानी ए बी के बराबर, ए बी जो है वो डी सी के बराबर है और ए डी जो है वो बी सी के बराबर है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये जो आपको साइन नज़र आ रहा है ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है। ठीक है, ये जो साइन है ना कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है। ठीक है, कि इक्वल टू बना हुआ हो और उसके ऊपर लिटाकर एस बनाया हुआ हो, तो आपने ये प्रूफ करना है। तो ये रहा इसका सोल्यूशन। ठीक है, मैं यहाँ से इसको दिखाता रहूँगा और यहाँ मैं करा दूँगा। अच्छा, तो देखें यहाँ पर आपके पास आपको क्या दिया हुआ है कि ए बी डी सी के क्या है? पैरेलल है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट आपको पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स जो हैं वो आपस में क्या होती है? पैरेलल होती हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम में तो ए बी डी सी के क्या है? पैरेलल है। ए बी यहाँ पर देखें आप, ए बी डी सी के क्या है? पैरेलल है, यानी आमने सामने बन रही है। ठीक है, इसी तरह से आप देखें कि ए सी क्या है? अब ए सी है हमारे पास ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल क्या होती है? ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है जो दो पैरेलल लाइंस को काटती है। अब फॉर एग्जांपल ये देखें यहाँ पर आपके पास ए और बी है और डी और सी है। तो ए बी को कौन सी लाइन काट रही है? ए सी लाइन काट रही है। ठीक है, ए बी और डी सी को एक लाइन काट रही है जो कि है हमारे पास ए सी, और ये क्या है? ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल याद रखिएगा वो लाइन होती है जो दो पैरेलल लाइंस को काटती है। अच्छा, जब ये ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को काटती है तो इसमें एक कंडीशन बनती है अल्टरनेट एंगल की। अब अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? ये जो हमारे पास एंगल है, एंगल 1 और ये वाला एंगल 2, इसे कहते हैं अल्टरनेट एंगल। यानी ये यहाँ पर एक एंगल बन रहा है 1, जहाँ पर मैं पेंसिल रखी हुई है मैंने, एक एंगल बन रहा है 1 और ये बन रहा है 2। तो अपोजिट, एक तरह से कह सकते हैं कि अपोजिट, इसके मुखालिफ में जो एंगल है। ठीक है, तो ये जो है वो बराबर होते हैं। तो एंगल 1 एंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट यानी सेम, जो एंगल 1 की वैल्यू आएगी वही एंगल 2 की वैल्यू आएगी। तो ट्रांसवर्सल जब काटती है तो ये कंडीशन बनती है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, तो अब ये दो एंगल हमारे पास सेम आ गए। अब ये एंगल क्यों सेम आए हैं? हम सेम क्यों निकाल रहे हैं? ताकि हम जो है वो पोस्टुलेट लगा सकें, डबल एस पोस्टुलेट। ठीक है, डबल एस ए पोस्टुलेट, डबल ए एस पोस्टुलेट या ट्रिपल ए या ट्रिपल एस पोस्टुलेट लगा सकें, इसलिए ये काम कर रहे हैं हम। ठीक है, अब देखें इसी तरह से हमारे पास एक और लाइन है ए डी।
ये ए डी है, थोड़ा सा जो है ना मैं सब पर कर देता हूँ, ये ए और डी है और ये बी और सी है, ठीक है। अच्छा, अब ए और डी, बी और सी, इन दोनों लाइनों को भी ये, अच्छा देखें थोड़ा सा इसको यूँ आगे कर देंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लाइन जो है ना वो यूँ है, पैरेलल है, ठीक है, ये यूँ पैरेलल, अगर कन्फ्यूजन हो रही हो देख समझने में। तो आप देखें ए और सी को कौन काट रहा है, ए और डी को कौन सी लाइन काट रही है, ए सी, और बी और सी को, या बी और सी को कह लीजिए, या सी और बी एक ही बात होगी, कौन सी लाइन काट रही है, ए सी, ठीक है। तो क्या है, ये ट्रांसवर्सल दोबारा बन गई। अब ट्रांसवर्सल में मैंने आपको बताया था जब भी ये काटती है तो एंगल सेम आता है, ठीक है। तो 4 3 के सेम आएगा, जो वैल्यू 4 की होगी वही 3 की, तो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब दो एंगल सेम आ गए हैं, मतलब दो अल्टरनेट एंगल सेम आ गए हैं, यानी 4 एंगल आपके पास दो बराबर आ रहे हैं, ठीक है। तो ए बी सी, ए डी सी। अब ट्रायंगल देखते हैं। देखें, जब भी आप एक पैरेललोग्राम को डायगोनल के ज़रिए से काटते हैं तो 2 ट्रायंगल बनते हैं। ये एक पैरेललोग्राम था, आपने एक ट्रांसवर्सल खींची तो आपके पास 2 ट्रायंगल बन गए। एक ट्रायंगल कौन सा है, ए डी, एक ट्रायंगल है आपके पास ए डी सी, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी, ठीक है। 2 ट्रायंगल आपको नज़र आ गए। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है इन दोनों ट्रायंगल को आपस में कंपेयर करना है। ये साइन मैंने आपको बताया था जब मैं सॉल्व करवा रहा था, कंपेयर करना का होता है कि हम देखते हैं कि कौन कौन सी साइड इन 2 ट्रायंगल्स की आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो आ जाएं इसको सॉल्व करते हैं। अब आपको ये पता है कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, यानी एंगल 1 जो है आपके पास कौन से ट्रायंगल में बन रहा है, ए डी सी में, ठीक है। एंगल 2 कौन से ट्रायंगल में बन रहा है, ए बी सी में, ठीक है। तो एंगल 1 इस वाले ट्रायंगल में सेम है, एंगल 2 उस वाले ट्रायंगल में सेम है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये मैंने लिख दिया, प्रूफ्ड अबव, हमने ऊपर ये चीज़ प्रूफ करी थी। अब इसी तरह से एंगल 3 एंगल 4 भी है। एंगल 3 बन रहा है ए डी सी ट्रायंगल में और एंगल 4 बन रहा है ए सी बी या ए बी सी ट्रायंगल में, ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल में। अच्छा, यहाँ पर देखें ए सी दोनों ट्रायंगल में सेम है। अगर ये वाला ट्रायंगल देखें तो भी आपके पास ए सी आ रही है, और अगर ये वाला ट्रायंगल देखें तो भी आपके पास ए सी आ रही है। तो ए सी दोनों ट्रायंगल में सेम हो गई, ठीक है। तो आपके पास दो एंगल सेम आ गए, 2 साइड सेम आ गई। तो आपको पता है कि जब 2 एंगल सेम आ जाए, यानी एक एंगल का पेयर दूसरे एंगल का पेयर सेम आ जाए और 2 साइड सेम आ जाए, तो आपके पास डबल एस ए पोस्टुलेट लगता है। अब डबल एस ए पोस्टुलेट क्या कहता है कि अगर दो एंगल सेम हो, अच्छा यहाँ पर जो है वो एक मिस्टेक है, यहाँ पर डबल एस ए लिखा हुआ है जबकि यहाँ पर लग रहा है डबल ए एस या ए एस ए, ठीक है, ए एस ए पोस्टुलेट लग रहा है। अब ए एस ए पोस्टुलेट क्या कहता है कि अगर 2 एंगल सेम है, ठीक है, एस जो है वो साइड को डिनोट कर रहा है, एस जो है वो साइड है, ए जो है वो एंगल है। अगर 2 एंगल सेम है और एक साइड सेम है तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम शेप के होंगे, सेम साइज। अगर इस ट्रायंगल को उठाकर मैं इसके ऊपर रख दूँ ना तो आपको सिर्फ एक ट्रायंगल नज़र आएगा क्योंकि सेम शेप है, सेम साइज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी ए एस ए, 2 एंगल एक साइड, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए। अब जो भी अपोजिट साइड होंगी ना दोनों ट्रायंगल में वो भी सेम आ रही होंगी, ठीक है। जैसे कि ए डी के अपोजिट साइड कौन सी है, ए डी के अपोजिट साइड है बी सी, तो ए डी बी सी सेम होंगी, क्यों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह से डी सी के अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी, तो ए बी डी सी भी सेम होंगी। तो आपने यही प्रूफ करना था कि एक पैरेललोग्राम में 2 अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। तो दो यानी 2 अलग अपोजिट साइड, 2 अलग अपोजिट साइड बराबर होती हैं। तो ए बी डी सी के कॉन्ग्रुएंट आ गई, यानी ए बी की जो वैल्यू होगी वही डी सी की होगी, आपने प्रूफ कर लिया। जो वैल्यू ए डी की होगी वही बी सी की। तो ये हमारा जो है वो प्रूफ हो गया, जो है वो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल से ये बात हमने प्रूफ कर ली, ठीक है। तो ये इसका जो है वो जवाब था। अब जो है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 9 में जो है वो आपको चॉइस भी दी हुई है कि और लिखकर एक और क्वेश्चन भी दिया हुआ है, या तो आप जो है वो चाहें तो ये जो आपके पास क्वेश्चन 9 का पार्ट 1 है ये कर लें, या पार्ट 2 जो है वो कर लें। तो पार्ट 2 मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी एक्सरसाइज से आया है। आप पार्ट 2 जो है वो खुद भी कर सकते हैं क्योंकि आसान सवाल है बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ और मैं आपको क्वेश्चन भी बता देता हूँ, आप देख लीजिएगा, उससे ये कर भी लीजिएगा। तो पार्ट
2 जो आया है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9 का जो पार्ट 2 आया है वो आया है आपके पास चैप्टर 13 से आया है और एक्सरसाइज 13.1। और क्वेश्चन भी बता देता हूँ मैं, इसी के जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन आपको दिया हुआ भी है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो इसमें कहा जा रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच ट्राइंगल ए, यानी आपको जो है वो एंगल एम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, एंगल ए जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 65, और एंगल बी जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 45, और बी सी जो दिया हुआ है वो आपको 5.8। अच्छा, अब ये सवाल मैं यहाँ करा क्यों नहीं रहा हूँ बोर्ड पे, क्योंकि अगर बोर्ड पे मैंने बनाया ये ट्रायंगल तो फिर इसको आपको समझने में बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मुझे इसके लिए फिर स्केल भी चाहिए होगा और जो कंपास है उससे लाइन ड्रॉ नहीं की जा सकती बोर्ड के ऊपर, ठीक है, तो मुश्किल होगा, क्योंकि मार्कर इतना बड़ा नहीं आता, मार्कर्स के लिए कंपास नहीं आता, तो इसलिए मुश्किल होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। आप लिखिएगा एक्सरसाइज 13.1 एमई इंग्लिश सेंटर, तो ये वीडियो मिल जाएगी आपको, और उसमें मैंने ये सवाल डिटेल में समझाया था, ठीक है। अच्छा, अब इसी के साथ है क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 भी जो है हमारे पास थ्योरम रिलेटेड हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 भी थ्योरम रिलेटेड हैं, तो ये भी जो है वो थ्योरम्स के चैप्टर से आए हैं। तो मैंने ये भी जो है वो करवा दिए थे आपको जब मैंने ये बुक सॉल्व करवाई थी, तो आप जो है ये क्वेश्चंस भी सर्च करके देख लीजिएगा, ठीक है। और अब जो है हम डायरेक्ट सेक्शन सी करते हैं, क्योंकि सेक्शन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, तो इसलिए मैं सेक्शन सी डायरेक्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 थ्योरम से ही आए हुए हैं, आप ये देख लीजिएगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसके अंदर हमें 5 पार्ट दिए हुए हैं, तो हमने सिर्फ 3 करने हैं और इस सवाल को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग एनी 3। तो सबसे पहला जो सवाल है वो उतार लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल है हमारे पास 4x की पावर 4 प्लस 6 to 5, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो सवाल है। तो अब इसे जो है हमें फैक्टराइज करना होगा। फैक्टराइज से मुराद क्या है कि इसे जो है वो और छोटा करना होगा, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिया हुआ है। तो फैक्टराइज का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो सोल्यूशन लिखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप ये याद रखें कि हम क्या करेंगे, हम इन्हें स्क्वायर जो है वो बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, पावर में स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे। तो अगर हम 4 किस नंबर का स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 आ गया, तो 2 स्क्वायर जो है मैंने बाहर निकाल लिया। अब अगर मैं स्क्वायर इस स्क्वायर को दे दूँ तो ये दोबारा 4 हो जाएगा, और ये स्क्वायर इस 2 को दे दूँ तो ये भी दोबारा 4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब 6 to 5 किस चीज़ का स्क्वायर होता है, या कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी जो है हम अगर पावर निकालें तो वो हमारे पास जो है वो 6 to 5, यानी कौन सा ऐसा नंबर है जिसका हम स्क्वायर लें तो हमारे पास 6 to 5 आ जाएगा। तो 25 का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 6 to 5 आ जाता है, ठीक है। तो ये 25 आ गया और ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। इतना तो हमारा सॉल्व हो गया। अब हमने यहाँ पर क्या करना होगा, अब हमने यहाँ पर एक ख़ास जो है वो स्टेप लगाना होगा। हमने जो है वो +2, ठीक है, यहाँ पर हमें ये x दिया हुआ था। अच्छा, ये क्वेश्चन कहाँ से आया है मैं आपको ये भी बता दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है 2x², इसको हम पॉजिटिव में भी ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पहले ना 2 भी आएगा, ठीक है, तो ये इसको मैं यहाँ 2 भी लगा लेता हूँ। 2x² और 25, ये पॉजिटिव में भी आएगा और यही चीज़ नेगेटिव में भी आएगी, 2x² और 25, ठीक है। दोबारा ये चीज़ें आपस में कट जाएंगी तो ये चीज़ दोबारा आ जाएगी। तो ये चीज़ हमने पॉजिटिव में भी लेनी है और नेगेटिव में भी लेनी है। क्यों? क्योंकि हम जो है वो a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं, इसीलिए कंप्लीट स्क्वायर करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसको अब बीच में ले आते हैं, ठीक है। तो 2x² और ये स्क्वायर +2 और 2x। अब आप देख सकते हैं कि ये कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्मूला, ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया और स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, ठीक है, 25, ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब ये जो है वो a² + 2ab + b²। अब a क्या है यहाँ पर, a की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है, a की वैल्यू है 2x², क्योंकि हम a बगैर स्क्वायर के लेंगे। चलें एक काम करते हैं, a² ही ले लेता हूँ मैं, ठीक है, a²। अच्छा, b² क्या है आपके पास, ये रहा b², ठीक है, ये a² होता है, ये b² होता है,
तो ये हो गया 25, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब स्क्वायर रूट लगा देते हैं, रेडिकल लगा देते हैं या स्क्वायर रूट लगा देते हैं ताकि ये स्क्वायर कैंसिल हो जाए। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये ऐसे कैंसिल। तो ए क्या आ गया आपके पास 2x² और बी क्या आ गया 25, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ए स्क्वायर इसलिए लिखा ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैंने किया क्या था। तो ए की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 2x² और बी की वैल्यू क्या आ रही है 25। तो अगर इस पूरी चीज़ को मैं चाहूँ तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में बंद कर सकता हूँ। तो a क्या है आपके पास 2x² और b क्या है 25, ठीक है, और होल स्क्वायर। और ये एज इट इज़ यहाँ पर आ गया 2 और 2x² और ये हो गया 25, ठीक है। इसके ऊपर दोबारा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ऊपर जो चीज़ आपको दी हुई है वो दोबारा बन जाएगी, ठीक है। 2x², ठीक है, 2x² फिर होल पे स्क्वायर और उसके बाद फिर दोबारा आ जाएगा 2 और फिर 2x² 25 जैसे 2ab होता है और फिर ये b², ठीक है। अच्छा, अब इसे जो है वो मज़ीद सिंप्लीफाई, अभी इसे भी सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2x² 25 का होल स्क्वायर माइनस 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 और 4 मल्टीप्लाई बाई 5 100 हो गया, ठीक है, और ये x² हो गया। अच्छा, अब यहाँ भी जो है हम देख लेते हैं। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर भी स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने स्क्वायर कॉमन निकाल लिया पावर में, तो ये 10 हो गया और ये x हो गया, क्योंकि अगर 10 का स्क्वायर लेते हैं तो क्या बनता है 100। तो अगर यहाँ से 100 में से स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो ये 10 बन जाएगा, ठीक है। यानी अगर आप 10 का स्क्वायर लें, कैलकुलेटर से लेके चेक करें, 10 का स्क्वायर आप लेंगे तो 100 बन जाएगा। तो अगर आपने स्क्वायर कॉमन निकालना है 100 में से पावर में तो आपको इसे 10 बनाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a माइनस बी, a² माइनस b² का फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। a² माइनस b² का फॉर्मूला लग रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है आपके पास a की है, a की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है 2x² प्लस 25 बगैर स्क्वायर के, ठीक है, और b की वैल्यू आपको क्या दी हुई है 10x, ठीक है। तो आप ये लिख देते हैं। मैं इसी को ना बोर्ड को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि यहीं हमारा जवाब आ जाए, हमें ज़्यादा नीचे ना जाना पड़े। तो ये हमारे पास पुट कर देते हैं a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 2x² प्लस 25 माइनस 10x, ठीक है। ये a माइनस बी आ गया, ठीक है, ये a आ गया और ये माइनस फार्मूले वाला और 10x आ गया। अब b लिख देते हैं 2x² प्लस 25 स्क्वायर को थोड़ा सा ऊपर कर और प्लस 10x। तो ये जो है हमारा जवाब आ गया, ठीक है। ये बिल्कुल सही हमारा जवाब आया है, बिल्कुल एक्यूरेट आया है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हाँ, आप इसमें ये कर सकते हैं कि इसको चाहें तो थोड़ा सा और सेट करा दें, यानी 10x को बीच में ले आएँ, ऐसा कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत सेट कराना जो है अगर आप चाहें तो आप करा सकते हैं। अब मैं बता देता हूँ, ये क्वेश्चन आया है आपका एक्सरसाइज 4.2 और क्वेश्चन है 3, पार्ट भी है 3, ठीक है। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन 3 पार्ट 3। तो आपको अगर ये एक्सरसाइज देखनी हो तो आप लिखिएगा एक्सरसाइज 4.2 एमई इंग्लिश सेंटर, तो ये आपको वीडियो मिल जाएगी। अच्छा, इसका आंसर ना कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है, आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा कि 10x जो है ना वो पहले लिख दिया गया है, ठीक है, थोड़ा सा अरेंज करके दिया हुआ है पीछे बुक में, ठीक है। ऐसे लिख दें या जैसे मैंने लिख के छोड़ दिया था वैसे छोड़ दें, बात एक ही होगी। चलें, मैं इसको 10x लिख देता हूँ। अक्सर जो है वो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर के यहाँ पर 10x बाद में क्यों आ रहा है। तो ये सिर्फ अरेंज करना होता है, आप चाहें तो खुद भी अरेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो इस ब्रैकेट को पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, या चाहे तो माइनस वाला ब्रैकेट पहले लिख लें या प्लस वाला बाद में लिख लें, कोई मसला नहीं है। आप बुक में आंसर देखेंगे तो ये ब्रैकेट आपको बाद में दिया हुआ होगा, ये पहले दिया हुआ होगा, तो इसमें कोई जो है वो हमारे को प्रॉब्लम नहीं होती। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सेम आना चाहिए। हाँ, बस बुक में ये है कि वहाँ पर आपको टी दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आपको x दिया हुआ है। तो ये चीज़ भी जो है मैंने आपको बता दी है ताकि कोई भी कन्फ्यूजन जो है वो आपको क्रिएट ना हो। अब जो है वो दूसरा क्वेश्चन करते हैं और वो है हमारे पास पार्ट 2 करते हैं इसका, ठीक है, वो आसान है। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन जो है वो भी चैप्टर नंबर 4 से ही दिया हुआ है आपको, वो भी मैं लिख देता हूँ।
तो यहाँ पर है हमारे पास 2x प्लस जेड और होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस जेड और होल स्क्वायर, ये जेड है, ठीक है। थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ए क्या है हमारे पास, ए जो है हमारे पास 2x प्लस जेड है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। ये मैं बता इसलिए रहा हूँ ताकि आपको आगे पता रहे कैसे होगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास जेड, या प्लस या माइनस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। तो ए क्या है आपके पास 2x प्लस जेड, इसको थोड़ा सा ना बेहतर कर लेते हैं, और b क्या है आपके पास 2x माइनस जेड। तो जो पहली चीज़ होती है वो a की होती है, जो दूसरी चीज़ होती है वो b की होती है, और बीच में माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ठीक है। अगर यहाँ प्लस होता तो ये फॉर्मूला नहीं लग सकता था, ठीक है। तो इधर पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, इसको थोड़ा सा ना स्क्वायर ब्रैकेट में पुट करेंगे ताकि कुछ सॉल्व हो रहा हो तो उसे भी कर लें। 2x प्लस जेड और ये आ गया माइनस 2x, बी क्या है माइनस जेड, ठीक है, माइनस जेड। अच्छा, अब ये आएगा a प्लस बी, 2x प्लस जेड ब्रैकेट लगा लेते हैं, और बीच में आ गया प्लस 2x माइनस है, ये प्लस है बल्कि, ठीक है। a की वैल्यू प्लस है, b की वैल्यू माइनस है, z, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो ये जो है इतना ही सॉल्व होना था, इसको मज़ीद हमने सिंप्लीफाई नहीं करना है क्योंकि बुक में भी आपको इतना ही सॉल्व करके दिया हुआ था। हाँ, बुक में बस इन्होंने एक चीज़ आपको जो दी हुई है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है, कि चाहे तो इस ब्रैकेट को पहले लिख लें या चाहे तो इस ब्रैकेट को बाद में लिख लें, ये आपके ऊपर होता है, ये आपकी चॉइस होती है। इससे जो है वो एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काटेगा कि आपने माइनस वाला ब्रैकेट पहले लिखा या प्लस वाला ब्रैकेट। तो ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कहाँ से आया आपके पास। ये आया आपके पास एक्सरसाइज 4.1 और क्वेश्चन 6 और पार्ट 1, ठीक है। ये आपके पास वहाँ से आया, ठीक है। अच्छा, मज़ीद भी सिंप्लीफाई हो सकता है, ये ऐसा नहीं है कि मज़ीद सिंप्लीफाई हो नहीं रहा, आप चाहें तो इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर दें। चले, मैं आपकी आसानी के लिए इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर देता हूँ, लेकिन बुक में यहाँ तक छोड़ के दिया हुआ था, और एक गलती भी थी बुक में कि दोनों तरफ प्लस प्लस लगा दिया था, ठीक है। तो ये बुक में एक गलती भी थी, तो मैं इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपके लिए कि 2x प्लस जेड, ये माइनस प्लस माइनस हो गया 2x, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया z, ठीक है। और ये हो गया 2x प्लस जेड प्लस 2x प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस ही रहा, ठीक है। तो ये प्लस वाला ये नहीं कटेगा, ठीक है, ये कटेगा। माइनस 2x प्लस 2x से कैंसिल हो गया, और ये हो गया 2x 2z, ठीक है, 2z, ये 2 है और ये z है। थोड़ा सा ना ये मिलता जुलता है लेकिन कर लीजिएगा ऐसा, ठीक है। ये माइनस का प्लस से कैंसिल हो गया, 2x हो गया, तो ये मल्टीप्लाई हो गए, कितना हो गया हमारे पास 4zx, ठीक है। सॉरी, ये 4 नहीं होगा, इसको थोड़ा सा सही कर लेते, इसमें थोड़ी सी जो है ना गलती हो गई हमसे। वो गलती ये हो गई कि ये जो है ना वो 4 हो गया हमारे पास, 2x तो 4x, तो ये हो गया zx 8zx, ठीक है। ये आंसर है, ये आपके पास इसका करेक्ट बिल्कुल आंसर है, अगर इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर दें तो। लेकिन जहाँ तक बुक में दिया हुआ था वो यहाँ तक दिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ तक भी छोड़ सकते थे, लेकिन मैंने इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर दिया आप लोगों के लिए। चलें, अब जो है वो अपना तीसरा पार्ट करते हैं। तो अब जो है स्टूडेंट अपना क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। ये जो है वो चैप्टर नंबर 4 से ही आपको इन्होंने दिए हैं, और चैप्टर नंबर 4 से ही आपको ये तमाम के तमाम सवालात आए हुए हैं। आप चैप्टर नंबर 4 जो है ना पूरा का पूरा सर्च करके देख सकते हैं आराम से यूट्यूब पर, क्योंकि मैंने ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है ना वो ऑलरेडी करा दिया है, और बहुत ज़्यादा डिटेल में जाकर ये तमाम चीज़ें समझाई थी, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जो क्वेश्चन आया है ना वो आया आपके 4.2 से, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर है 4 और पार्ट है 2। तो ये वाला क्वेश्चन आपका वहाँ से आया हुआ है, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 से। तो इसको कर लेते हैं। देखिए, मॉडल पेपर मैंने ऐसे सॉल्व करवाया है कि जैसे 100 नंबर का जो पूरा सॉल्व करेंगे ना आप बैठ के, वैसे सॉल्व करवाया है। तो आपने देखा होगा कि अगर दोनों वीडियो की लेंथ मिलाएं आप तो 2 घंटे के करीब करीब बन रही है, ठीक है। तो आराम से आप भी सॉल्व कर सकते हैं।
अच्छा, तो ये आखिरी होगा हमारा पार्ट। क्यों? क्योंकि 2 पार्ट आप खुद भी कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 4 से आए हैं। तो बाकी मैं नीचे वाले पार्ट भी बहुत ज़्यादा लेंदी है, वो भी आपको इंशाल्लाह कराऊंगा ना, तो इसलिए सिर्फ ये आखिरी करा रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप खुद भी कीजिएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 से ही आए हुए तमाम सवाल आप देखेंगे ना, तो आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे। और अगर सवाल नहीं समझ में आ रहा हो क्वेश्चन नंबर 4 और 5, तो मैंने ये करवाया है। जिस एक्सरसाइज में ये सवाल है वो एक्सरसाइज लिखे हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक 4.3 में होगा, ठीक है। 4.3 में मुझे याद आ रहा है, मैंने कराया था। तो आप लिखिएगा 4.3 और जिस क्वेश्चन में ये हो तो वहाँ पर ले जाइएगा वीडियो को, वहाँ से आपको देख लीजिएगा, ठीक है। तमाम सवाल करा चुका हूँ, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। चलें इसको कर लेते हैं, ठीक है। इसमें मिडिल टर्म ब्रेक होगी। तो मिडिल टर्म ब्रेक करने में सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करके लिख लिया करें। तो -98y²। अच्छा, तो चलें इसका जो है वो एलसीएम ले लेते हैं, ताकि मुझे पता चलता है कि कौन सा नंबर आया है। 98 मतलब कौन से नंबरों को आपस में मैं माइनस प्लस या मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये 98 आएगा, ठीक है। 98। तो मैं करता हूँ इसे 2 के टेबल से। तो एक कैरी दे देता हूँ, ये हो गया मेरे पास 9 और कैरी देने से 8 हो गया, ठीक है। तो 4 आ गया और 18 था तो ये 9 हो गया, ठीक है। तो ये 7 के टेबल में आता है 49, 7 1 7 7 पर ही आता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 7। तो 14 को 7 में से माइनस कराएंगे, 7 को 14 में से माइनस कराएंगे तो हमारे पास कितना आएगा 7, ठीक है। प्लस जो है वो 40, प्लस जो है वो 14 के साथ लगाइएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा आपके पास 98। चलें इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं बनाकर, y² प्लस 14y माइनस 7y माइनस 98। अच्छा, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ। तो देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ रहा है आपके पास? आपके पास आ रहा है -98। देखें 14 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस प्लस माइनस 98 आ रहा है और इन दोनों को माइनस प्लस करने से दोबारा आ रहा है 7y। तो यानी हमने सही किया है। तो y कॉमन निकाल लीजिए। y कॉमन निकाला आपने तो यहाँ बच गया y और यहाँ बच गया सिर्फ 14। माइनस कॉमन निकाल लीजिए और साथ ही साथ 7 भी कॉमन निकाल लीजिए तो यहाँ बच गया y। अच्छा, अब 98 को जो है ना आप 7 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 14 ही बचेगा, ठीक है। प्लस 14। अब प्लस क्यों बच रहा है? क्योंकि मैंने माइनस कॉमन निकाला है ना, तो साइन तब्दील हो गई अंदर वालों की, ठीक है। दोबारा मल्टीप्लाई करा देंगे तो 98 हो जाएगा। तो y माइनस 7 एक तरफ लिख लीजिए, ठीक है। और ये दोनों एक काम करते हैं, इसको जो है ना कॉमन ले लेते हैं, y प्लस 14 को। y प्लस 14 कॉमन ले लिया मैंने तो ये आ गया मेरे पास y माइनस 7, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। चाहे तो इसको मज़ीद भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बुक में भी शायद हमें यहीं तक आंसर इसका दिया हुआ था, तो मैं भी यहीं तक जो है वो सॉल्व करूँगा। तो मैंने आपको बता दिया होगा कि ये आया था एक्सरसाइज 4.2 और क्वेश्चन 4 और उसका पार्ट 3, ठीक है। तो आप इसे देख लीजिएगा, वॉच कर लीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो इस क्वेश्चन में। मैंने डिटेल में तो वैसे यहाँ समझा दिया है। अच्छा, बुक में बस एक छोटी सी जो है ना वो चेंजेस ये दी हुई है कि y माइनस 7 लिखा हुआ है और y प्लस 14 लिखा हुआ है, ठीक है। तो सिर्फ इतनी सी चेंज है बुक में। तो ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों तरीका सही है, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है कि फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस ग्राफिकली, फाइंड 3 ऑर्डर्ड पेयर फॉर ईच इक्वेशंस। तो ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको जब मैंने ये बुक सॉल्व करवाई थी जब। तो ये आपको को कैसे मिलेगा ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। आप लिखिएगा एक्सरसाइज 7.3 और एमई इंग्लिश सेंटर, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ये क्वेश्चन जो है वो आपके पास एक्सरसाइज 7.3 से आया है, क्वेश्चन नंबर 5 है और पार्ट 1 है, ठीक है। तो डिटेल में मैंने ये क्वेश्चन वहाँ पर करा दिया था, तो आप देख लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ये लंबा क्वेश्चन है। अगर मैंने इसे सॉल्व करवाया तो ये कम से कम भी 15-20 मिनट ले लेगा, ठीक है। 15-20 मिनट, आधा घंटा। तो जो हमारे पास सेक्शन सी है ये काफ़ी लंबा है, तो आप ये सिर्फ क्वेश्चन 13 खुद कर लें। मैं क्वेश्चन 14 आपको करा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग है। तो क्वेश्चन 14 में जो क्वेश्चन 14 का पार्ट 2 है वो करते हैं हम सबसे पहले, ठीक है। फिर पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपको खुद करने के लिए दिया है, और वैसे भी खुद नहीं दिया है, आप लोग इसे ढूंढ लीजिएगा मेरी वीडियो से। आप लिखिएगा 7.3 एमई इंग्लिश सेंटर तो आपको वीडियो मिल जाएगी, उसमें मैंने करा दिया, तो वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। बस इतना कर लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन 14 में आपको करा देता हूँ। तो कहा जा रहा है कि यूज डिस्टेंस फार्मूला टू शो डेट द पॉइंट। आपको 3 पॉइंट दिए हुए फ्रॉम एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, 3 पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिए हुए, मैं बना देता हूँ, ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये पॉइंट आपको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है एल, ठीक है। इसे मैं एल कह देता हूँ, यहाँ लिख देते हैं एल,
ठीक है, ये L है और ये है आपके पास M और ये है आपके पास N। ठीक है, तो आपको यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं ताकि नज़र भी आता रहे। L जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है इन्होंने 0√3 और M जो दिया हुआ है इन्होंने दिया हुआ है आपको -1 0। ये आया होगा चैप्टर नंबर 16 से ये क्वेश्चन। ठीक है, मैं बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन है। 1,0। तो ये जो है आपको पॉइंट दिए हैं, तो आपने पता करना है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है या नहीं है। तो आपने क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाने पर अगर तीनों साइड सेम आ रही हैं तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो आए डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास था D = होल रेडिकल x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो पहले L से लेकर M तक का डिस्टेंस पता कर लेते हैं। ठीक है, L और M, L M पता कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये लाइन सेगमेंट और ये लगा दिया डिस्टेंस। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहीं पे मेंशन कर देता हूँ इनको, x1 और y1 और x2 और y2। ठीक है, तो x2 क्या दिया हुआ है आपको -1 और y1 आपको क्या, x1 क्या दिया हुआ है 0। ठीक है, देखें x1 0 है, y2 क्या दिया हुआ है आपको 0, y1 दिया हुआ है आपको -√3। तो ये L से लेकर M तक का डिस्टेंस आ रहा है आपके पास, यहाँ स्क्वायर भी आएगा। तो ये आ गया -1 क्योंकि 0 है, ख़त्म हो गया। ये आ गया -√3। ठीक है, तो L और M तक का डिस्टेंस आपके पास आ गया। ये आ गया आपके पास 1 और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया 3, तो ये हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो L और M का डिस्टेंस कितना आ रहा है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। L और M तक का जो डिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है आपके पास 2। अब M से लेकर N तक का डिस्टेंस भी 2 आना चाहिए, तो इसे सॉल्व मज़ीद करता हूँ। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ। ठीक है, तो यूनिट इसका कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो मैं यहाँ यूनिट लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब जो है वो हमने किससे कहाँ तक का डिस्टेंस पता करना है। अब हमने डिस्टेंस पता करना है M से लेकर N तक का। तो M को जो है वो x1 कह देते हैं और y1, और N को जो है वो x2 और y2। ठीक है, वही डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। L हमने पता कर लिया था, यहाँ लिख देता हूँ मैं M और N। ठीक है, तो ये डिस्टेंस फार्मूला यहाँ भी यही सेम लगेगा। तो आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है इन्होंने, M क्या दिया हुआ है इन्होंने, M पहले तो हमें x2 लिखना होता है, तो x2 हमें दिया हुआ है 1। ठीक है, ये x1 हमें क्या दिया हुआ है इन्होंने -1, तो यहाँ पर हमें इसे ब्रैकेट में करके लिखना होगा, इसे स्क्वायर ब्रैकेट कर देते हैं। ठीक है, और ये स्क्वायर आ गया। ये यहाँ पर जो है ना वो ये माइनस और ये वाला माइनस आपस में सॉल्व होगा, बीच में प्लस आता है। अच्छा, y2 और y1 दोनों 0 0 दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये 0 0 आ गया। M N। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। ये माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 2 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास 2 हो गया। ठीक है, और स्क्वायर बाहर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। M N आपके पास 2 आ रहा है, तो M N भी आपके पास क्या आया, M और N भी जो है वो आपके पास 2 आ रहा है। ठीक है, तो अब मज़ीद एक और सॉल्व करते हैं, N और L तक का डिस्टेंस निकालते हैं। तो मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो N से लेकर L तक का डिस्टेंस निकाल लेना, तो N को जो है वो x1 कंसीडर कर लेते हैं। x1 और y1। ठीक है, ये x1 और ये y1, और L को जो है ना वो x2 और y2। L को हम कंसीडर कर लेते हैं x2 और y2, वही डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, N और L के दरमियान डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं
आपके लिए कि यहाँ पर आपको x2 क्या दिया हुआ है 0, x1 दिया हुआ है 1 और y2 क्या दिया हुआ है आपको √3 और ये 0 दिया हुआ है y1। ठीक है, n और l तक का डिस्टेंस निकल रहा है। तो ये आ गया आपके पास -1 और ये प्लस और ये √3 और ये स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर था तो -1 जो है वो +1 हो गया, +1 और ये हो गया आपके पास 3। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि ये हो गया आपके पास 4 और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है अगर आप लें तो NL आपके पास आ रहा है 2। तो आप देख सकते हैं कि L से लेकर M तक का डिस्टेंस, ठीक है, और M से लेकर N तक का डिस्टेंस और N से लेके L तक का डिस्टेंस तीनों ही 2 आए। तो यानी ये जो है हैंस, तो ये क्या हुआ हैंस इक्वालेटरल। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इक्वालेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्वालेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इक्वालेटरल ट्रायंगल। तो इक्वालेटरल ट्रायंगल हमने जो है वो प्रूफ कर दिया इसे, तो ये हमारा जो है वो प्रूफ हो गया। ठीक है, ये ए है, तो यहाँ पर हमारा जो ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये भी थ्योरम है, तो थ्योरम से ही आया होगा, तो मैंने थ्योरम्स आपको तमाम करा दिए थे, तो आप ये थ्योरम से देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने तमाम क्वेश्चंस जो हैं आपको यहाँ पर करा दिए और कोशिश किया कि डिटेल में समझा दूँ, तो डिटेल में भी समझा दिए। ठीक है, तो आप जो है वो अब मैं फ़िज़िक्स का मॉडल पेपर आपको करा दूँगा। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं नोट्स आपको तमाम सब्जेक्ट के प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।